परिचय। जैसे ही हमने 1900 के दशक में प्रवेश किया, दुनिया भर में नए सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन सामने आए, जिन्होंने पूंजीवाद के उत्पादन और उपभोग से जुड़े विकास के पारंपरिक तरीकों को चुनौती दी। ये आंदोलन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्तमान विकास प्रक्रियाओं के कारण उत्पन्न विभिन्न समस्याओं के कारण उत्पन्न हुए। उन्होंने अलग अलग आकार लिए और अलग अलग जगहों पर अलग अलग मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। ऐसा ही एक वैश्विक आंदोलन ग्रीन पीस है, जो 1971 में कनाडा के वैंकूवर में शुरू हुआ था। यह अहिंसा, राजनीतिक स्वतंत्रता और वैश्विक सहयोग के लिए है। ग्रीन पीस का मुख्य लक्ष्य सतत विकास और एक स्वस्थ ग्रह को बढ़ावा देने के लिए रचनात्मक और शांतिपूर्वक पर्यावरणीय मुद्दों का सामना करना है। इसका मिशन विविध जीवन का समर्थन करने के लिए पृथ्वी की क्षमता सुनिश्चित करना है। 1960 के दशक से पर्यावरण संबंधी चिंताएं महत्वपूर्ण रही हैं, विशेषकर उत्तरी अमेरिका और यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उपभोक्तावाद के बढ़ने के साथ। इस वृद्धि ने पर्यावरण पर अत्यधिक दबाव डाला है, जिससे इसकी गिरावट आई है। पर्यावरण आंदोलन वर्तमान मुद्दों को 20वीं सदी के पूंजीवाद और औद्योगिक उन्नति के अद्वितीय उत्पादों के रूप में देखता है। आइए वैश्विक स्तर पर सबसे शुरुआती पर्यावरण कार्यकर्ता समूहों में से एक ग्रीन पीस आंदोलन की कहानी पर गौर करें। उनका उद्देश्य प्राकृतिक दुनिया को नुकसान पहुंचाने वाली सरकारी और उद्योग नीतियों को प्रभावित करना है। ग्रीन पीस ने अपतटीय तेल ड्रिलिंग, परमाणु बम परीक्षण और महासागरों में रेडियोधर्मी कचरे को डंप करने जैसे खतरों पर प्रकाश डाला है। वे व्हेलिंग, परमाणु हथियारों के प्रसार और शिकार, प्रदूषण और निवास स्थान के विनाश के माध्यम से वन्यजीवों को खतरे में डालने जैसी प्रथाओं का भी विरोध करते हैं। यह खंड 3 दशकों से अधिक समय से ग्रीन पीस आंदोलन की उत्पत्ति और विकास पर केंद्रित है। इसकी शुरुआत दुनिया भर में व्यापक विकास परियोजनाओं के कारण होने वाली पर्यावरणीय क्षति के प्रति जमीनी स्तर पर प्रतिक्रिया के रूप में हुई। आंदोलन के विशिष्ट लक्ष्य थे, जिन्हें हम शीघ्र ही इसकी प्रमुख गतिविधियों और उपलब्धियों के साथ देखेंगे। आइए शुरुआत करें कि यह सब कैसे शुरू हुआ। संगठन का उद्भव और विकास। ग्रीन पीस की स्थापना 1971 में संयुक्त राज्य अमेरिका में यूनिटेरियन चर्च के बेसमेंट में व्यक्तियों के एक छोटे समूह द्वारा एक ऐसी दुनिया की दृष्टि से की गई थी जो हरित और शांतिपूर्ण दोनों हो। ये संस्थापक परिवर्तन लाने के लिए व्यक्तियों की शक्ति में विश्वास करते थे। उन्होंने विश्व स्तर पर सबसे बड़ा पर्यावरण कार्यकर्ता संगठन बनाने के लिए शांति, पर्यावरण संबंधी चिंताओं और प्रभावी संचार कौशल के प्रति अपने जुनून को जोड़ा। समूह ने अपना नाम 1969 के अंत में अमेरिकी परमाणु परीक्षण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान इस्तेमाल किए गए नारे से लिया था। वे शुरू में एक दूसरे भूमिगत परमाणु बम परीक्षण को रोकने के लिए एक साथ आए थे, जिसका कोडनेम कैनिकिन था, जिसकी योजना अमेरिकी सेना ने अलास्का के पश्चिमी तट पर अमचिटका द्वीप के नीचे बनाई थी। अपने उच्च भूकंप जोखिम के लिए जाना जाता है। कार्यकर्ताओं की एक टीम फिलिस कॉर्मैक नामक एक पुरानी मछली पकड़ने वाली नाव पर सवार होकर वैंकूवर, कनाडा से यात्रा पर निकली। उनका मिशन अमचिटका में अमेरिकी परमाणु परीक्षण का गवाह देना था। अमचिटका पहुंचने से पहले उनकी नाव को रोक दिए जाने के बावजूद उनकी यात्रा ने महत्वपूर्ण सार्वजनिक ध्यान आकर्षित किया। हालांकि परीक्षण आगे बढ़ा, समिति के संगठन ने ग्रीन पीस की भविष्य की गतिविधियों के लिए आधार तैयार किया। अमचिटका पर परमाणु परीक्षण उसी वर्ष बंद हो गया और द्वीप को बाद में एक पक्षी अभयारण्य के रूप में नामित किया गया। हालांकि यह आंदोलन परमाणु परीक्षणों के विरोध से शुरू हुआ था, लेकिन समय के साथ संगठन ने अन्य पर्यावरणीय मुद्दों पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया। इनमें बॉटम ट्रॉलिंग, ग्लोबल वार्मिंग और जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसी चीजें शामिल थी। ग्रीन पीस ने व्हेल की रक्षा करने और न्यूफाउंडलैंड,
कनाडा में बेबी सील की हत्या का विरोध करने के अपने प्रयासों के लिए वैश्विक ध्यान आकर्षित किया। 1985 में ग्रीनपीस के सदस्यों ने दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में फ्रांसीसी परमाणु परीक्षणों का विरोध करने के लिए अपने जहाज रेनबो वॉरियर का उपयोग करने की योजना बनाई। हालांकि न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में एक विस्फोट के कारण जहाज डूब गया, जिसके परिणामस्वरूप ग्रीनपीस के एक फोटोग्राफर की मौत हो गई। फ्रांसीसी सरकार के अधिकारियों ने डूबने की जिम्मेदारी स्वीकार की, जिसके कारण रक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। 1986 तक ग्रीनपीस 26 देशों में स्थापित हो चुका था और इसकी वार्षिक आय $100 मिलियन से अधिक थी। इस समय तक मुख्यधारा के पश्चिमी समाज ने पर्यावरणीय चिंताओं को अपनाना शुरू कर दिया था, जिन्हें केवल 15 साल पहले कट्टरपंथी के रूप में देखा जाता था। 1989 तक चेरनोबिल, एक्सॉन वाल्डेस तेल रिसाव, ग्लोबल वार्मिंग का खतरा और ओजोन छिद्र जैसी घटनाओं ने अधिकांश लोगों को सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण का समर्थन करने के लिए राजी कर लिया था। अतीत में सत्ता के द्वार पर विरोध प्रदर्शन करने वाले पर्यावरण नेताओं को आम तौर पर छोड़ दिया जाता था, लेकिन अब उन्हें दुनिया भर में बैठकों और चर्चाओं में शामिल किया जा रहा है। सत्ता में बैठे लोगों के खिलाफ लड़ने के आदी पर्यावरणविदों के लिए यह बदलाव एक बड़ा बदलाव है। वर्तमान में ग्रीनपीस पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने वाला एक वैश्विक संगठन है। 2005 में दुनिया भर में इसके 2.8 मिलियन समर्थक थे और 41 देशों में कार्यालय थे। ये सभी एम्स्टर्डम, नीदरलैंड्स, www.grenpse.org में ग्रीनपीस इंटरनेशनल से जुड़े थे। चिंतन और कार्रवाई 28.1। अभी आपने जाना कि हरित शांति आंदोलन किस परिस्थिति में उभरा। क्या आप हरित शांति आंदोलन के महत्व की जांच कर सकते हैं, जो राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर कार्य करता है? शीर्षक: राष्ट्रीय सीमाओं को पार करने में ग्रीनपीस आंदोलन का महत्व। परिचय: ग्रीनपीस आंदोलन का उद्भव वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय चिंताओं को दूर करने की आवश्यकता में निहित है। 1970 के दशक में शुरू हुआ यह आंदोलन तब से राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर गया है और दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण, स्थिरता और सामाजिक न्याय की वकालत करने में एक जबरदस्त ताकत बन गया है। इस प्रतिबिंब में हम ग्रीनपीस आंदोलन के महत्व पर प्रकाश डालते हैं, विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों पर इसके बहुमुखी प्रभाव की खोज करते हैं और अधिक टिकाऊ भविष्य की साझा दृष्टि की दिशा में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका निभाते हैं। ऐतिहासिक संदर्भ: ग्रीनपीस आंदोलन की उत्पत्ति 1970 के दशक की शुरुआत में हुई, जब कार्यकर्ताओं का एक समूह प्रशांत क्षेत्र में परमाणु हथियार परीक्षण के विरोध में रवाना हुआ। इस साहसिक और साहसी कार्रवाई ने एक ऐसे आंदोलन के जन्म को चिह्नित किया जो दुनिया भर में विभिन्न पर्यावरणीय अन्याय और अत्याचारों को चुनौती देगा। पिछले कुछ वर्षों में ग्रीनपीस कई अभियानों में सबसे आगे रहा है, जिसमें व्हेलिंग विरोधी प्रयासों से लेकर जलवायु परिवर्तन सक्रियता तक लगातार उन नीतियों की वकालत की गई है जो ग्रह और उसके निवासियों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देती हैं। राष्ट्रीय सीमाओं को पार करने में महत्व: ग्रीनपीस आंदोलन के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक राष्ट्रीय सीमाओं को पार करने और एक सामान्य कारण के तहत विविध पृष्ठभूमि के व्यक्तियों को एकजुट करने की क्षमता है। राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर काम करने वाले पारंपरिक पर्यावरण संगठनों के विपरीत ग्रीनपीस एक समग्र दृष्टिकोण अपनाता है, यह मानते हुए कि पर्यावरणीय मुद्दों की कोई सीमा नहीं होती है और वैश्विक स्तर पर सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता होती है। राष्ट्रीय सीमाओं के पार काम करके ग्रीनपीस अपने प्रभाव को बढ़ाने और व्यापक दर्शकों तक पहुंचने में सक्षम है। समन्वित अभियानों और जमीनी स्तर पर आयोजन के माध्यम से आंदोलन ने दुनिया भर में लाखों लोगों को एकजुट किया है, जिससे पर्यावरण परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली ताकत तैयार हुई है।
चाहे वह आर्कटिक में तेल की ड्रिलिंग का विरोध करना हो या नवीकरणीय ऊर्जा समाधानों की वकालत करना हो, ग्रीनपीस ने ठोस परिणाम लाने और सरकारों और निगमों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह बनाने के लिए अपने अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का लाभ उठाया है। इसके अलावा ग्रीनपीस आंदोलन की वैश्विक प्रकृति ने इसे एक साथ कई क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले परस्पर जुड़े पर्यावरणीय मुद्दों को संबोधित करने में सक्षम बनाया है। उदाहरण के लिए, जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई और महासागर प्रदूषण विशिष्ट देशों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे ग्रह पर प्रभाव डालते हैं। विभिन्न देशों के कार्यकर्ताओं, वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देकर ग्रीनपीस इन जटिल चुनौतियों से अधिक प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम रहा है और समग्र समाधानों की वकालत कर रहा है जो अल्पकालिक मुनाफे पर ग्रह के दीर्घकालिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हैं। इसके अलावा ग्रीनपीस आंदोलन पर्यावरणीय मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बातचीत के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। अपने वकालत प्रयासों और जन जागरूकता अभियानों के माध्यम से ग्रीनपीस ने पर्यावरणीय स्थिरता पर वैश्विक प्रवचन को आकार देने, नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करने और दुनिया भर के देशों में जमीनी स्तर के आंदोलनों को प्रेरित करने में मदद की है। राष्ट्रीय सीमाओं के पार लोगों को एक साथ लाकर ग्रीनपीस ने विचारों और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान, नवाचार को बढ़ावा देने और ग्रह की भलाई के लिए साझा जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देने की सुविधा प्रदान की है। मामले का अध्ययन। राष्ट्रीय सीमाओं को पार करने में ग्रीनपीस आंदोलन के महत्व को स्पष्ट करने के लिए आइए कुछ केस अध्ययनों की जांच करें। आर्कटिक बचाओ अभियान 2012 में ग्रीनपीस ने आर्कटिक क्षेत्र में तेल ड्रिलिंग के पर्यावरणीय प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आर्कटिक बचाओ अभियान शुरू किया। प्रत्यक्ष कार्रवाई, वकालत और सार्वजनिक पहुंच के संयोजन के माध्यम से ग्रीनपीस ने इस मुद्दे का समर्थन करने के लिए दुनिया भर में लाखों लोगों को संगठित किया। उनके प्रयासों के परिणामस्वरूप प्रमुख तेल कंपनियों ने आर्कटिक ड्रिलिंग के लिए अपनी योजनाओं को स्थगित कर दिया और इस मुद्दे ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया, जिससे क्षेत्र में अधिक पर्यावरण संरक्षण की मांग उठी। फुकुशिमा परमाणु आपदा 2011 में फुकुशिमा परमाणु आपदा के बाद ग्रीनपीस ने मंदी के पर्यावरण और स्वास्थ्य प्रभावों की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जापान में स्थानीय समुदायों के साथ काम करते हुए ग्रीनपीस ने स्वतंत्र अनुसंधान किया और आपदा से प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान की। अपने निष्कर्षों को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ साझा करके ग्रीनपीस ने परमाणु ऊर्जा के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद की और सुरक्षित और अधिक टिकाऊ ऊर्जा विकल्पों की वकालत की। प्लास्टिक प्रदूषण संकट। हाल के वर्षों में ग्रीनपीस प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के वैश्विक आंदोलन में सबसे आगे रहा है। अपने प्लास्टिक से मुक्ति अभियान के माध्यम से ग्रीनपीस ने समुद्र तटों को साफ करने, प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के लिए निगमों पर दबाव डालने और समस्या के मूल कारणों को संबोधित करने के लिए विधायी कार्रवाई पर जोर देने के लिए 50 से अधिक देशों में कार्यकर्ताओं को संगठित किया है। विविध पृष्ठभूमि और भौगोलिक स्थानों से लोगों को एकजुट करके ग्रीनपीस ने प्लास्टिक कचरे को कम करने और हमारे महासागरों की रक्षा करने की तत्काल आवश्यकता पर बहुत जरूरी ध्यान आकर्षित किया है। निष्कर्ष। अंत में ग्रीनपीस आंदोलन पर्यावरण परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जो राष्ट्रीय सीमाओं को पार करता है और अधिक टिकाऊ भविष्य की खोज में जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को एकजुट करता है। वैश्विक स्तर पर काम करके ग्रीनपीस अपने प्रभाव को बढ़ाने, परस्पर जुड़ी पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और संवाद को बढ़ावा देने में सक्षम रहा है। जैसे जैसे हम जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई और प्लास्टिक प्रदूषण जैसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दों का सामना करना जारी रखते हैं, ग्रीनपीस जैसे संगठनों की भूमिका उन नीतियों और प्रथाओं की वकालत करने में महत्वपूर्ण हो जाती है जो ग्रह और उसके निवासियों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हैं।
सामूहिक कार्रवाई और एकजुटता के माध्यम से हम भावी पीढ़ियों के लिए एक अधिक न्यायपूर्ण और टिकाऊ दुनिया बनाने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। ग्रीन पीस के लक्ष्य: बदलाव लाना। ग्रीन पीस के सदस्य शांतिपूर्ण तरीकों का उपयोग करके विरोध करते हैं। 1971 से जब अमेरिका भूमिगत परमाणु हथियारों का परीक्षण कर रहा था, तब से वे पर्यावरणीय नुकसान के खिलाफ लड़ रहे हैं। वे शांतिपूर्वक गवाही देने में विश्वास करते हैं। उनका विरोध अनोखा है। वे वहां जाते हैं जहां हानिकारक गतिविधियां होती हैं और बिना हिंसा के उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए, व्हेलिंग का विरोध करने के लिए वे व्हेल और व्हेलिंग जहाजों के बीच नावों को रखते हैं। ग्रीन पीस अभियान: महासागरों और पुराने जंगलों की रक्षा करना, हानिकारक रसायनों से छुटकारा, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जीवाश्म ईंधन से नवीकरणीय ऊर्जा पर स्विच करना, आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों को मुक्त होने से रोकना, परमाणु हथियारों और परमाणु प्रदूषण के खतरे को समाप्त करना, सुरक्षित एवं टिकाऊ व्यापार को बढ़ावा देना। आज की विकास प्रथाओं में ग्रीन पीस के लक्ष्यों का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है। ग्रीन पीस अपनी स्वतंत्रता और अखंडता बनाए रखने के लिए सरकारों से पैसा नहीं लेता है। इसके बजाय यह व्यक्तियों से दान और फाउंडेशनों से अनुदान पर निर्भर करता है। ग्रीन पीस ने विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिनमें शामिल हैं: कम विकसित देशों को हानिकारक कचरे के निर्यात को रोकना, दक्षिणी महासागर व्हेल अभयारण्य की स्थापना, वाणिज्यिक व्हेलिंग पर रोक लागू करना, वैश्विक मत्स्य पालन के बेहतर प्रबंधन के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की वकालत करना, अंटार्कटिका में खनिज निष्कर्षण पर 50 वर्ष की रोक सुनिश्चित करना, समुद्र में रेडियोधर्मी और औद्योगिक कचरे के निपटान के साथ साथ अप्रयुक्त तेल प्रतिष्ठानों पर प्रतिबंध लगाना, गहरे समुद्र में बड़े पैमाने पर ड्रिफ्टनेट मछली पकड़ने को समाप्त करना। उनका पहला अभियान परमाणु हथियारों के परीक्षण पर पूर्ण प्रतिबंध के लिए था। बॉक्स 28.1 में भारत में ईकचरे के पुनर्चक्रण के प्रभाव पर प्रकाश डाला गया है। हर साल दुनिया भर में 20 से 50 मिलियन टन इलेक्ट्रॉनिक कचरा उत्पन्न होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इस्तेमाल होने वाले खतरनाक रसायनों के कारण स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए खतरा पैदा करता है। यूरोपीय संघ ने सुरक्षित पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए 2006 में कुछ खतरनाक पदार्थों पर प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि एशिया में, विशेषकर भारत में, ईकचरा पुनर्चक्रण काफी हद तक अनियमित है। ग्रीन पीस ने अध्ययनों से पता चला है कि ईकचरा प्रसंस्करण पर्यावरण में जहरीली धातुओं और यौगिकों को छोड़ता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माताओं को सुरक्षित निपटान और टिकाऊ, मरम्मत योग्य और पुनः प्रयोज्य उत्पादों को डिजाइन करने की जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है, जिससे श्रमिकों और पर्यावरण को नुकसान कम हो सके। ग्रीन पीस मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करता है। उनका मानना है कि यह व्हेल, मूंगा चट्टानों और ध्रुवीय भालू जैसे विभिन्न प्राणियों और पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंचाएगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि जंगल सिकुड़ेंगे और अत्यधिक मौसम के कारण कई प्रजातियां नष्ट हो जाएंगी। लोगों को, विशेषकर सबसे गरीबों को कष्ट होगा। ग्रीन पीस जलवायु स्थिरता की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाता है और सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करता है। वे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली हानिकारक राष्ट्रीय परियोजनाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। उनके कार्यों में महासागरों और समुद्री जीवन की रक्षा करना, पुराने जंगलों को संरक्षित करना, आनुवंशिक इंजीनियरिंग का विरोध करना, जहरीले रसायनों को रोकना, परमाणु परीक्षणों को रोकना, निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा देना और परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाना शामिल है। आइए इन क्षेत्रों में ग्रीन पीस के काम के कुछ उदाहरण देखें। मनुष्यों के कारण होने वाले जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए
ग्रीन पीस पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले बिजली संयंत्रों का विरोध करता है। उनका कहना है कि कोयला जलाना ग्लोबल वार्मिंग का एक प्रमुख कारण है और कई बड़े बिजली संयंत्र ऐसा करते हैं। वे नवीकरणीय ऊर्जा का समर्थन करने के बजाय बड़ी कोयला परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए एशियाई विकास बैंक और विश्व बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आलोचना करते हैं। उदाहरण के लिए, वे बताते हैं कि 1966 और 2004 के बीच ऊर्जा परियोजनाओं के लिए एशियाई विकास बैंक के वित्त पोषण का केवल एक छोटा सा प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा के लिए गया था। उनका अधिकांश पैसा जीवाश्म ईंधन परियोजनाओं, जैसे फिलीपींस और थाईलैंड में कोयला संयंत्रों में गया था। इन परियोजनाओं ने लोगों को विस्थापित किया है, मौतें हुई हैं और प्रदूषण से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा हुई हैं। स्वच्छ, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत एशिया में व्यापक रूप से उपलब्ध हैं। उदाहरण के लिए, फिलीपींस में देश में वर्तमान में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा से 7 गुना अधिक ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त पवन ऊर्जा क्षमता है। इसी तरह, चीन के ग्वांगडोंग प्रांत में हांगकांग की वर्तमान ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त पवन ऊर्जा क्षमता है। एशियाई विकास बैंक (एडीबी) और विश्व बैंक (डब्ल्यूबी) जैसे संगठनों को जलवायु परिवर्तन को खराब करने वाली गतिविधियों का समर्थन करना बंद कर देना चाहिए और इसके बजाय स्वच्छ, सुरक्षित समाधानों में निवेश करना चाहिए। ग्रीन पीस उनसे नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए हर साल कम से कम 20% ऋण देने के लिए प्रतिबद्ध होने का आग्रह करता है। उन्हें प्रदूषणकारी ऊर्जा स्रोतों के प्रति अपने समर्थन के बारे में पारदर्शी होने की आवश्यकता है। ग्रीन पीस कार्यकर्ताओं ने मनीला में मासिनलो कोयला बिजली संयंत्र के विस्तार जैसी परियोजनाओं के खिलाफ शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन किया। उनका उद्देश्य यह उजागर करना था कि कैसे ऐसी परियोजनाओं के लिए ऑस्ट्रेलियाई और जापानी समर्थन एशिया में कोयला निर्भरता और जलवायु परिवर्तन में वृद्धि में योगदान देता है, जिससे गंभीर सामाजिक और आर्थिक समस्याएं पैदा हो सकती हैं। ब्राजील में अमेज़न वर्षावन विनाशकारी सूखे का सामना कर रहा है, जिसके बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि यह ग्लोबल वार्मिंग और वनों की कटाई के हानिकारक चक्र के कारण है। इससे वर्षावन नष्ट हो सकते हैं, जिससे ब्राजील की जैव विविधता के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। पिछले 30 वर्षों में अमेज़न का 17% हिस्सा पूरी तरह से नष्ट हो गया है और अवैध कटाई और अन्य मानवीय गतिविधियों से अधिक नुकसान हुआ है। अमेज़न विविध आवास प्रदान करके और जलवायु और मौसम को स्थिर करने में मदद करके पृथ्वी पर जीवन का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अमेज़न में वनों की कटाई और आग ब्राजील के ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 75% से अधिक का योगदान करती है, जिससे यह वैश्विक जलवायु परिवर्तन में शीर्ष योगदानकर्ताओं में से एक बन जाता है। ग्रीन पीस सरकारों से वनों की कटाई को रोकने और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को काफी कम करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह कर रहा है। यह पृथ्वी की जैव विविधता और उन लाखों लोगों की रक्षा के लिए आवश्यक है जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों और प्राचीन वनों के विनाश से जोखिम में हैं। चीन में जलवायु परिवर्तन दुनिया की 2 सबसे बड़ी नदियों के लिए गंभीर समस्याएं पैदा कर रहा है। चीनी विज्ञान अकादमी के वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि जलवायु परिवर्तन के कारण पर्यावरणीय क्षति पीली नदी के स्रोत को पारिस्थितिक विघटन की ओर धकेल रही है। इससे 120 मिलियन लोगों का जीवन खतरे में पड़ गया है, जो पीने के पानी, खेती और उद्योग जैसी विभिन्न जरूरतों के लिए इस पर निर्भर हैं। इस बीच अमेज़न नदी क्षेत्र में अत्यधिक गंभीर सूखा दुनिया के सबसे बड़े वर्षावन को महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचा रहा है। इसमें जंगल की आग लगना, स्वच्छ पेयजल की कमी, जल स्रोतों का प्रदूषण और जलधाराओं के सूखने से लाखों मछलियों की मौत शामिल है। चिंतन और कार्रवाई 28.2। आपने अखबारों, टीवी, इंटरनेट आदि में हरित शांति गतिविधियों के बारे में पढ़ा या सुना होगा।
हरित शांति कार्यकर्ताओं द्वारा अपने संगठनात्मक उद्देश्य के लिए अभियान चलाने के लिए क्या तरीके अपनाए जाते हैं? ग्रीन पीस मोबिलाइजेशन रणनीतियां। एक केस स्टडी। इग्नू के एक छात्र के रूप में, जिसे ग्रीन पीस कार्यकर्ताओं द्वारा नियोजित लामबंदी रणनीतियों पर विचार करने और उनका विश्लेषण करने का काम सौंपा गया है, यह आवश्यक है कि इस प्रसिद्ध संगठन द्वारा अपने उद्देश्यों की वकालत करने के लिए अपनाए जाने वाले बहुआयामी दृष्टिकोणों पर गहराई से विचार किया जाए। 1971 में स्थापित ग्रीन पीस विश्व स्तर पर सबसे प्रमुख पर्यावरण वकालत समूहों में से एक बन गया है, जो महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने और कार्रवाई को प्रेरित करने के उद्देश्य से अपने अभिनव और अक्सर उत्तेजक अभियानों के लिए प्रसिद्ध है। सीधी कार्रवाइयों से लेकर परिष्कृत डिजिटल रणनीतियों तक, ग्रीन पीस की लामबंदी रणनीति का शस्त्रागार उतना ही विविध है जितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सीधी कार्रवाई, ग्रीन पीस की लामबंदी का हृदय। प्रत्यक्ष कार्रवाई ग्रीन पीस के लामबंदी प्रयासों के मूल में निहित है। ग्रीन पीस कार्यकर्ता पर्यावरणीय अन्याय की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए डिजाइन की गई अपनी साहसिक और अक्सर विवादास्पद रणनीति के लिए प्रसिद्ध हैं। ये कार्रवाइयां हाई प्रोफाइल विरोध प्रदर्शनों से लेकर हो सकती हैं, जैसे इमारतों पर चढ़कर बैनर लगाना या औद्योगिक स्थलों पर कब्जा करना, लुप्तप्राय परिदृश्यों पर झंडे लगाना जैसे प्रतीकात्मक संकेत तक। इन कार्रवाइयों का लक्ष्य दोहरा है: मीडिया का ध्यान आकर्षित करना और यथास्थिति को बाधित करना, हितधारकों को मौजूदा मुद्दों को संबोधित करने के लिए मजबूर करना। मीडिया सहभागिता, संदेश को बढ़ाना। ग्रीन पीस की लामबंदी रणनीति का केंद्र मीडिया जुड़ाव है। अपने संदेश को फैलाने की प्रेस की शक्ति को पहचानते हुए, ग्रीन पीस सम्मोहक आख्यानों और दृश्यों को तैयार करने में भारी निवेश करता है जो पत्रकारों और जनता को समान रूप से पसंद आते हैं। समाचार कवरेज उत्पन्न करने और प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दों पर बातचीत को बढ़ावा देने के लिए प्रेस विज्ञप्ति, मीडिया स्टंट और सही समय पर रिपोर्ट को रणनीतिक रूप से तैनात किया जाता है। अपने उद्देश्य के लिए मीडिया को एक मेगाफोन के रूप में उपयोग करके ग्रीन पीस अपनी पहुंच और प्रभाव को अधिकतम करता है, समर्थकों को जुटाता है और निर्णय निर्माताओं पर दबाव डालता है। डिजिटल सक्रियता, प्रौद्योगिकी की शक्ति का दोहन। आज की परस्पर जुड़ी दुनिया में डिजिटल सक्रियता एकजुटता के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में उभरी है और ग्रीन पीस ने इस प्रवृत्ति को पूरे दिल से अपनाया है। अपनी वेबसाइट, सोशल मीडिया चैनलों और डिजिटल अभियानों के माध्यम से ग्रीन पीस वैश्विक दर्शकों के साथ जुड़ता है, समर्थकों को एकजुट करता है, जानकारी का प्रसार करता है और कार्यों का समन्वय करता है। ऑनलाइन याचिकाएं, वायरल वीडियो और इंटरैक्टिव वेब प्लेटफॉर्म व्यक्तियों को दुनिया में कहीं से भी ग्रीन पीस के अभियानों में भाग लेने, सक्रियता का लोकतंत्रीकरण करने और बदलाव के लिए सामूहिक आवाज उठाने के लिए सशक्त बनाते हैं। सामुदायिक आयोजन, जमीनी स्तर पर समर्थन का निर्माण। जबकि ग्रीन पीस अपने हाई प्रोफाइल कार्यों और वैश्विक अभियानों के लिए जाना जाता है, संगठन स्थानीय स्तर पर जमीनी स्तर पर लामबंदी के महत्व को भी पहचानता है। सामुदायिक आयोजन के प्रयास व्यक्तियों और समुदायों को पर्यावरणीय मुद्दों पर कार्रवाई करने के लिए सशक्त बनाते हैं, जो उन्हें सीधे प्रभावित करते हैं। चाहे वह स्थानीय सफाई कार्यक्रमों का आयोजन करना हो, शैक्षिक कार्यशालाओं की मेजबानी करना हो या अन्य जमीनी स्तर के संगठनों के साथ गठबंधन बनाना हो, ग्रीन पीस सामूहिक स्वामित्व और एजेंसी की भावना को बढ़ावा देता है, पर्यावरणीय न्याय की लड़ाई में विभिन्न प्रकार के हितधारकों को संगठित करता है। कॉरपोरेट प्रचार, हिसाब किताब रखने की शक्ति। ग्रीन पीस पर्यावरण नीतियों और प्रथाओं को आकार देने में निगमों के महत्वपूर्ण प्रभाव को पहचानता है। इस प्रकार संगठन निगमों को उनके पर्यावरणीय प्रभाव के लिए जवाबदेह बनाने के लिए लक्षित अभियान चलाता है। चाहे उपभोक्ता बहिष्कार, शेयरधारक सक्रियता या रणनीतिक मुकदमेबाजी के माध्यम से,
ग्रीनपीस निगमों को अधिक टिकाऊ प्रथाओं और नीतियों को अपनाने के लिए मजबूर करने के लिए आर्थिक दबाव का लाभ उठाता है। निचली रेखा को लक्षित करके ग्रीनपीस का लक्ष्य कॉरपोरेट व्यवहार को प्रभावित करना और भीतर से प्रणालीगत परिवर्तन लाना है। गठबंधन निर्माण, संख्या में ताकत। यह मानते हुए कि कोई भी संगठन अकेले पर्यावरणीय चुनौतियों से नहीं निपट सकता है, ग्रीनपीस गठबंधन बनाने और सामूहिक प्रभाव को बढ़ाने के लिए अन्य गैर सरकारी संगठनों, जमीनी स्तर के समूहों और समान विचारधारा वाले सहयोगियों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग करता है। रणनीतिक साझेदारी और गठबंधन बनाकर ग्रीनपीस सामान्य लक्ष्यों को आगे बढ़ाने और सार्थक परिवर्तन लाने के लिए साझा संसाधनों, विशेषज्ञता और नेटवर्क का लाभ उठाता है। चाहे पैतृक भूमि की रक्षा के लिए स्वदेशी समुदायों के साथ काम करना हो या जलवायु कार्रवाई की मांग के लिए युवा कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ना हो, ग्रीनपीस विविध निर्वाचन क्षेत्रों को संगठित करने और प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए एकजुटता की शक्ति का उपयोग करता है। निष्कर्ष, एक सतत भविष्य के लिए लामबंदी। निष्कर्षतः, ग्रीनपीस की लामबंदी रणनीतियां उतनी ही विविध और गतिशील हैं जितनी पर्यावरणीय चुनौतियां जिनका वे समाधान करना चाहते हैं। प्रत्यक्ष कार्रवाई और मीडिया सहभागिता से लेकर डिजिटल सक्रियता और सामुदायिक आयोजन तक, ग्रीनपीस समर्थन जुटाने, जागरूकता बढ़ाने और परिवर्तन लाने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाता है। रणनीति के संयोजन का लाभ उठाकर ग्रीनपीस अपने संदेश को प्रभावी ढंग से बढ़ाता है, जमीनी स्तर पर समर्थन बनाता है, हिसाब किताब रखने की शक्ति रखता है और सभी के लिए अधिक टिकाऊ और न्यायसंगत भविष्य की दिशा में सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देता है। महासागर की रक्षा करना। महासागर पृथ्वी के अधिकांश भाग को कवर करता है और इसके अधिकांश जीवन का घर है, जैसे छोटे प्लवक और विशाल व्हेल। यह हमें हमारी जरूरत की आधी ऑक्सीजन भी देता है। अतीत में लोगों के लिए समुद्र तक पहुंचना कठिन था क्योंकि यह बहुत बड़ा, गहरा और ऊबड़-खाबड़ है। लेकिन अब उन्नत जहाज़ों और उपकरणों के साथ मनुष्य समुद्र को उससे अधिक तेजी से नुकसान पहुंचा रहे हैं जितना वह खुद को साफ कर सकता है। यह मृत क्षेत्र का कारण बनता है जहां कुछ भी नहीं रह सकता है और यह मछली और व्हेल को मार देता है। ग्रीनपीस जैसे समूह समुद्र और उसके जीवों को और अधिक नुकसान से बचाने के लिए आवाज उठा रहे हैं। एक बड़ी समस्या औद्योगिक मछली पकड़ने की है, जहां विशाल जहाज बहुत जल्दी मछली पकड़ने के लिए उन्नत तकनीक का उपयोग करते हैं। यह इतना अधिक हो रहा है कि सागर संभल ही नहीं पा रहा। विनाशकारी मछली पकड़ना एक और मुद्दा है। कभी-कभी जब मछुआरे कुछ विशेष प्रकार की मछलियों के पीछे होते हैं, तो वे बहुत सी अन्य मछलियां पकड़ लेते हैं जो वे नहीं चाहते, जो अक्सर मर जाती हैं। इसे बायकैच कहा जाता है। हर साल मछली पकड़ने के कारण कई व्हेल, डॉल्फिन, पोर्पोइज, अल्बाट्रॉस, कछुए, सील और शार्क मर जाते हैं। अनुचित मछली पकड़ने से भी समुद्र को नुकसान पहुंचता है। कुछ जहाज बहुत सारी मछलियां चुरा लेते हैं, जिससे समुद्री पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। और कुछ बड़ी मछली पकड़ने वाली कंपनियां अपनी मछली के मामले में देशों को धोखा देती हैं। ऐसा माना जाता है कि मछली पालन या जलीय कृषि अत्यधिक मछली पकड़ने में मदद करती है, लेकिन यह समस्याएं भी पैदा कर रही है। विशेषकर झींगा पालन बहुत हानिकारक है। यह मैंग्रोव मछली के आवास और समुदायों को नष्ट कर देता है। कुछ देश अपने महासागरों में संरक्षित क्षेत्र बना रहे हैं, लेकिन ग्रीनपीस का मानना है कि और भी कुछ करने की जरूरत है। वे समुद्री अभयारण्यों का एक बड़ा नेटवर्क चाहते हैं, जो समुद्र के लिए राष्ट्रीय उद्यानों की तरह हों। ये भंडार मछली पकड़ने, खनन और अपशिष्ट डंपिंग की सीमा से बाहर होंगे। कुछ क्षेत्र छोटे पैमाने पर टिकाऊ मछली पकड़ने की अनुमति दे सकते हैं, लेकिन केवल तभी जब स्थानीय समुदाय सहमत हों।
यह सिद्ध हो चुका है कि समुद्री भंडार बनाने से समुद्री जीवन को पुनर्जीवित करने और पनपने में मदद मिलती है। पुराने वनों की रक्षा करना। दुनिया भर के प्राचीन वन अविश्वसनीय रूप से विविध हैं। वे विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे बोरियल, समशीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय वन, जिनमें शंकुधारी और चौड़ी पत्ती वाले वन, साथ ही वर्षावन और मैंग्रोव शामिल हैं। ये वन हमारे ग्रह के पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे वर्षा को नियंत्रित करके और मिट्टी से पानी के वाष्पीकरण के तरीके को नियंत्रित करके मौसम को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा वे बड़ी मात्रा में कार्बन का भंडारण करके वैश्विक जलवायु को स्थिर करने में मदद करते हैं, जो अन्यथा जलवायु परिवर्तन में योगदान देगा। लाखों लोग इन प्राचीन जंगलों में रहते हैं, अपनी आजीविका और आध्यात्मिक कल्याण के लिए इन पर निर्भर हैं। इसके अतिरिक्त दुनिया की लगभग 2/3 भूमि आधारित पौधे और पशु प्रजातियां इन वनों को अपना घर कहती है। यह लाखों अलग अलग पौधों और जानवरों के साथ साथ लाखों कीड़े हैं, जिनका भविष्य भी इन प्राचीन जंगलों के अस्तित्व पर निर्भर करता है। हालांकि ये शानदार जंगल गंभीर खतरों का सामना कर रहे हैं। अकेले ब्राजील में वनों की कटाई के कारण 87 से अधिक स्वदेशी संस्कृतियां लुप्त हो गई हैं। यदि मौजूदा रुझान जारी रहा तो अगले 2 दशकों के भीतर हजारों पौधों और जानवरों की प्रजातियां गायब हो सकती हैं। वैश्विक बाजार में सस्ती लकड़ी की मांग से प्रेरित अवैध कटाई अभियान अमेज़न और कैमरून वर्षावनों जैसे दुनिया के कुछ सबसे बड़े जंगलों में गहराई तक अतिक्रमण कर रहे हैं। इस वैश्विक खतरे से निपटने के लिए ग्रीनपीस ने जागरूकता बढ़ाई है और राष्ट्रीय सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कार्रवाई करने का आग्रह किया है। उन्होंने वन क्षेत्र को और अधिक कमी से बचाने के लिए कई समाधान प्रस्तावित किए हैं, जिनमें शामिल हैं यूरोप में अवैध रूप से काटी गई लकड़ी के आयात और बिक्री को रोकने के लिए कानून लागू करना और दुनिया भर में पर्यावरण और सामाजिक रूप से जिम्मेदार वन प्रबंधन को बढ़ावा देना। इस तरह के कानून से अवैध लकड़ी के व्यापार में शामिल व्यक्तियों और कंपनियों के खिलाफ मुकदमा चलाने में सक्षम होना चाहिए। अंततः इसे यूरोपीय उपभोक्ताओं को आश्वस्त करना चाहिए कि वे जो लकड़ी के उत्पाद खरीदते हैं वे वैध व्यापारियों को नुकसान पहुंचाए बिना वैध और अच्छी तरह से प्रबंधित जंगलों से आते हैं। माल का उत्पादन करने वाले देशों और यूरोपीय संघ के बीच मजबूत स्वैच्छिक भागीदारी समझौते VPA बनाना। इन समझौतों का उद्देश्य उत्पादक देशों के जंगलों में भ्रष्टाचार और शासन संबंधी मुद्दों का समाधान करना है। उनका लक्ष्य उन देशों के सांसदों, गैर सरकारी संगठनों और स्वदेशी समूहों को शामिल करना भी है। यह भागीदारी जिम्मेदार वन प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देगी, जैसे कि फॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल FSC के सिद्धांतों और मानदंडों में उल्लिखित है। कानूनी और टिकाऊ क्रय मानकों की स्थापना करके लकड़ी की खरीद में पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को लागू करना। इससे सार्वजनिक धन को अवैध और हानिकारक लॉगिंग गतिविधियों का समर्थन करने से रोकने में मदद मिलती है। यूरोप और अलग अलग देशों में रिश्वतखोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ मौजूदा कानूनों को लागू करना, जो अक्सर अवैध रूप से काटी गई लकड़ी के व्यापार से जुड़े होते हैं। लकड़ी का उत्पादन करने वाले देशों में वनों के संरक्षण और उन्हें स्थायी रूप से प्रबंधित करने के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराना और यह सुनिश्चित करना कि यूरोपीय वित्त पोषण कार्यक्रम वन विनाश का समर्थन या प्रोत्साहन न करें। जेनेटिक इंजीनियरिंग के खिलाफ अभियान। जबकि आणविक जीव विज्ञान में वैज्ञानिक प्रगति हमें प्रकृति को बेहतर ढंग से समझने और नए चिकित्सा उपकरण बनाने में मदद कर सकती है, कुछ लोग इसका उपयोग लाभ के लिए एक बड़े आनुवंशिक प्रयोग की तरह पर्यावरण का इलाज करने के लिए करते हैं। जीवन की विविधता और हमारे भोजन को बनाए रखने वाले पर्यावरण की रक्षा करना हमारे अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। जेनेटिक इंजीनियरिंग वैज्ञानिकों को जीन को इस तरह से बदलकर पौधे,
जानवर और छोटे जीव बनाने की सुविधा देती है जो प्राकृतिक रूप से नहीं होता है। ये आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव जीएमओ प्राकृतिक जीवों के साथ मिल सकते हैं जो अप्रत्याशित रूप से पर्यावरण और भावी पीढ़ियों में फैल सकते हैं। यह आनुवंशिक प्रदूषण एक बड़ा खतरा है क्योंकि एक बार जारी होने के बाद जीएमओ को वापस नहीं लिया जा सकता है। व्यावसायिक हितों के कारण लोग अक्सर यह नहीं जानते हैं कि उनके भोजन में जी तत्व हैं या नहीं, भले ही कुछ देशों में लेबलिंग कानून है। मानवता की साझा विरासत और अस्तित्व के लिए जैविक विविधता का संरक्षण महत्वपूर्ण है। सरकारें जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल जैसे वैश्विक नियमों के साथ जेनेटिक इंजीनियरिंग के जोखिमों से निपटने की कोशिश कर रही हैं। वैज्ञानिकों ने आनुवंशिक रूप से इंजीनियर चावल बनाया है जो कीड़ों के प्रति प्रतिरोधी है, जिसे बीटी चावल कहा जाता है, लेकिन इसे अभी तक कहीं भी उगाने की मंजूरी नहीं दी गई है और पर्यावरण या मानव स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव का कोई विस्तृत मूल्यांकन नहीं है। हालांकि मक्का और कपास जैसी अन्य जीई फसलों पर शोध से पता चलता है कि बीटी चावल पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकता है और खाद्य सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ा सकता है। आनुवंशिक रूप से इंजीनियर जीई चावल के प्रकार जैसे बीटी चावल, लीफ फोल्डर और पीले तना छेदक जैसे कीटों का सामना करने के लिए बनाए जाते हैं। बीटी चावल को चावल के डीएनए में बैसिलस थुरिंगिएंसिस बीटी नामक मिट्टी के जीवाणु से जीन के प्रयोगशाला निर्मित संस्करण को डालकर बनाया जाता है। यह जीन चावल को एक विष उत्पन्न करने में मदद करता है जो कीटों को मारता है। ग्रीनपीस कई कारणों से इस नए प्रकार के बीटी चावल का समर्थन नहीं करता है। चिंतन और कार्रवाई 28.3 मानव कल्याण के लिए आनुवंशिक इंजीनियरिंग के संभावित खतरे क्या हैं? चिंतन और कार्रवाई 28.3 मानव कल्याण के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग के संभावित खतरे। जेनेटिक इंजीनियरिंग जैव प्रौद्योगिकी का तेजी से आगे बढ़ने वाला क्षेत्र है जिसने स्वास्थ्य देखभाल, कृषि और पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति हमारे दृष्टिकोण में क्रांति ला दी है। हालांकि यह कई लाभ प्रदान करता है, यह मानव कल्याण के लिए महत्वपूर्ण खतरे भी पैदा करता है। इग्नू के एक छात्र के रूप में मैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के संभावित खतरों पर विचार करूंगा और उन कार्रवाइयों का पता लगाऊंगा जो उन्हें कम करने के लिए उठाए जा सकते हैं। अनायास नतीजे। जेनेटिक इंजीनियरिंग की प्राथमिक चिंताओं में से एक अनपेक्षित परिणामों की संभावना है। जब वैज्ञानिक किसी जीव के आनुवंशिक कोड को बदलते हैं तो वे अनजाने में नए लक्षण या विशेषताएं पेश कर सकते हैं जिनके दूरगामी और अप्रत्याशित प्रभाव हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलें विषाक्त पदार्थों का उत्पादन कर सकती हैं जो गैरलक्षित प्रजातियों को नुकसान पहुंचाती हैं या गैर-जीएम फसलों को दूषित करती हैं। इसी तरह आनुवंशिक रूप से इंजीनियर किए गए सूक्ष्मजीव उत्परिवर्तित हो सकते हैं और अधिक विषैले हो सकते हैं जिससे मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा हो सकता है। जीन प्रवाह और संदूषण। जेनेटिक इंजीनियरिंग से जीन प्रवाह और संदूषण भी हो सकता है जिसके पारिस्थितिक तंत्र और मानव स्वास्थ्य के लिए विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव जीएमओ गैर-जीएम प्रजातियों के साथ क्रॉसब्रीडिंग कर सकते हैं जिससे संभावित रूप से पूरी आबादी की आनुवंशिक संरचना बदल सकती है। इसके परिणामस्वरूप जैव विविधता का नुकसान हो सकता है, साथ ही सुपरवीड और सुपरपेस्ट का निर्माण हो सकता है जो शाकनाशियों और कीटनाशकों के प्रति प्रतिरोधी हैं। नैतिक चिंताएं। जेनेटिक इंजीनियरिंग कई नैतिक चिंताओं को जन्म देती है जिसमें यूजेनिक्स की संभावना और कमजोर आबादी का शोषण शामिल है। वांछनीय लक्षणों का चयन करने और मानव जीनोम में हेरफेर करने की क्षमता डिजाइनर शिशुओं की नैतिकता और आनुवंशिक भेदभाव की संभावना के बारे में सवाल उठाती है। इसके अलावा कुछ शक्तिशाली निगमों और सरकारों के हाथों में
जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी का संकेंद्रण पहुंच, समानता और जैव आतंकवाद की संभावना के बारे में चिंताएं पैदा करता है। स्वास्थ्य को खतरा। जेनेटिक इंजीनियरिंग मनुष्यों के लिए स्वास्थ्य जोखिम भी पैदा कर सकती है, विशेष रूप से जीन थेरेपी और आनुवंशिक संशोधन के संदर्भ में। मानव कोशिकाओं में विदेशी जीन के प्रवेश से प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाएं शुरू हो सकती हैं, जिससे सूजन, विषाक्तता और यहां तक कि कैंसर भी हो सकता है। इसके अलावा मानव स्वास्थ्य पर आनुवंशिक संशोधन के दीर्घकालिक प्रभाव अभी भी अज्ञात है और अनपेक्षित परिणामों की संभावना अधिक है। पर्यावरणीय जोखिम। जेनेटिक इंजीनियरिंग में महत्वपूर्ण पर्यावरणीय जोखिम हो सकते हैं, खासकर कृषि जैव प्रौद्योगिकी के संदर्भ में। जीएमओ को व्यापक रूप से अपनाने से कीटनाशक प्रतिरोधी कीटों का विकास, गैर-जीएम फसलों का प्रदूषण और पारिस्थितिक तंत्र में व्यवधान हो सकता है। इसके अलावा पर्यावरण में आनुवंशिक रूप से इंजीनियर सूक्ष्मजीवों की रिहाई के अप्रत्याशित परिणाम हो सकते हैं, जिनमें अनियंत्रित वृद्धि और उत्परिवर्तन की संभावना भी शामिल है। कार्य योजना। मानव कल्याण के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग के संभावित खतरों को कम करने के लिए मैं निम्नलिखित कार्य योजना प्रस्तावित करता हूँ। नियामक ढांचे। मजबूत नियामक ढांचे स्थापित करें जो आनुवंशिक इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकियों के सुरक्षित और जिम्मेदार विकास को सुनिश्चित करें। इसमें जीएमओ के परीक्षण और अनुमोदन के लिए सख्त दिशा निर्देश शामिल हैं। साथ ही पर्यावरण में आनुवंशिक रूप से इंजीनियर जीवों की अनधिकृत रिहाई को रोकने के उपाय भी शामिल हैं। सार्वजनिक शिक्षा और जागरूकता। जेनेटिक इंजीनियरिंग के संभावित जोखिमों और लाभों के बारे में सार्वजनिक शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देना। इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग के पीछे के विज्ञान के साथ साथ इसके अनुप्रयोगों के नैतिक और सामाजिक निहितार्थों के बारे में सटीक और निष्पक्ष जानकारी प्रदान करना शामिल है। अनुसंधान और विकास। प्रौद्योगिकी के संभावित जोखिमों और अनपेक्षित परिणामों को संबोधित करने पर ध्यान देने के साथ आनुवंशिक इंजीनियरिंग में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करें। इसमें जीन संपादन और सिंथेटिक जीव विज्ञान जैसे वैकल्पिक तरीकों में निवेश करना शामिल है, जो सुरक्षित और अधिक टिकाऊ समाधान प्रदान कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। जेनेटिक इंजीनियरिंग के वैश्विक निहितार्थों को संबोधित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सहयोग को बढ़ावा देना। इसमें जीएमओ के विकास और तैनाती के लिए सामान्य मानक और दिशानिर्देश विकसित करना, साथ ही जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुसंधान और विकास में ज्ञान और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना शामिल है। नैतिक विचार। सुनिश्चित करें कि जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकियों के विकास और तैनाती में नैतिक विचारों को एकीकृत किया गया है। इसमें यूजेनिक्स, आनुवंशिक भेदभाव और जैव आतंकवाद की संभावना के बारे में चिंताओं को संबोधित करना, साथ ही निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ावा देना शामिल है। निष्कर्ष। जेनेटिक इंजीनियरिंग एक शक्तिशाली तकनीक है जो महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करती है, लेकिन मानव कल्याण के लिए महत्वपूर्ण खतरे भी पैदा करती है। इन जोखिमों को कम करने के लिए मजबूत नियामक ढांचे स्थापित करना, सार्वजनिक शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देना, अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना और आनुवंशिक इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकियों के विकास और तैनाती में नैतिक विचारों को एकीकृत करना आवश्यक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रति सक्रिय और जिम्मेदार दृष्टिकोण अपनाकर हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए इसके जोखिमों को कम करते हुए इसके लाभों का एहसास हो। हानिकारक रसायनों से छुटकारा पाने के लिए। हमारे पर्यावरण में हानिकारक रसायन हमारी नदियों और झीलों, हमारी हवा, भूमि और महासागरों को खतरे में डालते हैं, जो अंततः हमें और हमारे भविष्य को खतरे में डालते हैं। कई मानव निर्मित रसायन, उनके उत्पादन से लेकर उनके उपयोग और निपटान तक, अब पूरी दुनिया में मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए एक बड़ी समस्या के रूप में देखे जाते हैं।
लेकिन इस मान्यता के बावजूद रासायनिक उद्योग हर साल हजारों नए रसायन बनाते और जारी करते रहते हैं, अक्सर पूरी तरह से परीक्षण किए बिना या यह समझे बिना कि वे लोगों और पर्यावरण को कैसे प्रभावित करते हैं। सरकारें और उद्योग खतरनाक रसायनों को दुनिया भर में फैलने से रोकने में सफल नहीं हुए हैं। ये हानिकारक रसायन इतने व्यापक हैं, वे हमारे पर्यावरण, हमारे घरों और हमारे द्वारा प्रतिदिन उपयोग किए जाने वाले उत्पादों में हैं कि हम हमेशा उनके संपर्क में रहते हैं। परिणामस्वरूप हमारे शरीर में भी ये प्रदूषक तत्व मौजूद हैं। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का वैश्विक बाजार लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इन उत्पादों का जीवन काल कम होता जा रहा है। इसका मतलब है कि अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉनिक कचरा या ई-कचरा है। UNEP 2005 के अनुसार दुनिया भर में हर साल 20 से 50 मिलियन टन ई-कचरा पैदा होता है, जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है। यह ई-कचरा विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में कई खतरनाक रसायनों का उपयोग किया जाता है, जिससे उन्हें संभालना, रिसाइकल करना और सुरक्षित रूप से निपटान करना मुश्किल हो जाता है। ग्रीनपीस के अध्ययन से पता चलता है कि मनुष्यों द्वारा बनाए गए खतरनाक रसायन हर जगह मौजूद हैं, उपभोक्ता उत्पादों, घरेलू धूल, बारिश के पानी और यहाँ तक कि हमारे खून में भी। इससे साबित होता है कि ये रसायन नियंत्रण से बाहर हैं और हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए खतरा है। ग्रीनपीस ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन खतरनाक रसायनों को सुरक्षित विकल्पों से बदलने का आह्वान किया है। यूरोपीय संघ, EU, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान और कुछ अमेरिकी राज्यों जैसे कुछ देशों और क्षेत्रों ने ऐसे कानून पारित किए हैं जो उत्पादकों को उनके उत्पादों के लिए जवाबदेह ठहराते हैं जब उनका उपयोग बंद हो जाता है। उदाहरण के लिए, यूरोपीय संघ ने रिसाइक्लिंग को सुरक्षित बनाने के लिए जुलाई 2006 से इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों में कुछ खतरनाक पदार्थों पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि एशिया के कई हिस्सों में ई-कचरे का पुनर्चक्रण अभी भी काफी हद तक अनियमित है। परमाणु खतरे को खत्म करें। परमाणु युग की शुरुआत जुलाई 1945 में हुई जब अमेरिका ने अलामोगोर्डो, न्यू मैक्सिको के पास अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण किया। कुछ साल बाद 1953 में राष्ट्रपति आइजनहावर ने अनियंत्रित परमाणु आशावाद की लहर के बीच संयुक्त राष्ट्र में अपना शांति के लिए परमाणु कार्यक्रम शुरू किया। हालांकि परमाणु ऊर्जा शांतिपूर्ण नहीं रही है। आइजनहावर के भाषण के लगभग 50 साल बाद ग्रह अभी भी परमाणु कचरे के परिणामों से निपट रहा है, जो दसियों या सैकड़ों हजारों वर्षों तक रेडियोधर्मी रहता है। परमाणु सुविधाओं, चाहे सैन्य हो या नागरिक, में दुर्घटनाओं और घटनाओं का एक गंभीर इतिहास है, जो अक्सर झूठ और गलत सूचना से ढका होता है। पर्यावरण में छोड़े गए विकिरण ने मिट्टी, हवा, नदियों और महासागरों को प्रदूषित कर दिया है, जिससे लोगों में कैंसर और अन्य बीमारियां पैदा हो रही हैं। ग्रीनपीस परमाणु ऊर्जा, पुनर्प्रसंस्करण और अपशिष्ट डंपिंग को रोकने के लिए काम कर रहा है। ग्रीनपीस का उदय तब हुआ जब शांति कार्यकर्ताओं के एक समूह ने 1971 में अमचिटका, अलास्का के पास अमेरिकी परमाणु हथियार परीक्षण क्षेत्र में घुसने की कोशिश की। हालांकि वे उस परमाणु परीक्षण को रोक नहीं सके, लेकिन वे परमाणु परीक्षण के खिलाफ वैश्विक राय जुटाने में सफल रहे। निष्पक्ष व्यापार को आगे बढ़ाना। ग्रीनपीस वैश्वीकरण के वर्तमान स्वरूप का विरोध करता है जो निगमों को सशक्त बनाता है। उनका तर्क है कि विश्व व्यापार संगठन WTO हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण पर निजी हितों के लिए मुक्त व्यापार को प्राथमिकता देता है। उनका मानना है कि यह मौलिक रूप से त्रुटिपूर्ण है और दुनिया को शांति, सुरक्षा और स्थिरता से दूर ले जा रहा है। गरीब देशों के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों की उपेक्षा करके WTO को वैधता संकट का सामना करना पड़ता है।
ग्रीनपीस की मांग है कि डब्ल्यूटीओ ऐसी व्यापार नीतियां अपनाए जिससे सभी को लाभ हो और पर्यावरण की रक्षा हो। वे वैश्विक पर्यावरण मानकों का समर्थन करते हैं और सरकारों को पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक प्राथमिकताओं को एकीकृत करते हुए सतत विकास की दिशा में काम करने की वकालत करते हैं। परमाणु हथियारों को खत्म करना। हालांकि शीत युद्ध खत्म हो गया है, परमाणु हथियार खत्म नहीं हुए हैं। वास्तव में दुनिया भर में 30,000 से अधिक परमाणु हथियार हैं, जिनमें से 1,000 से अधिक किसी भी समय, दिन या रात में लॉन्च करने के लिए तैयार हैं। युद्धपोतों और परमाणु पनडुब्बियों में 400 से अधिक रिएक्टर अभी भी दुनिया भर में घूम रहे हैं। कुछ समुद्र के तल पर या रूस में दूर के बंदरगाहों में सड़ रहे हैं। बैरेंट्स सागर में रूसी पनडुब्बी कुर्स्क के डूबने जैसी दुर्घटनाएं चल रहे खतरों को दुखद रूप से प्रदर्शित करती हैं। 2000 से अधिक परमाणु हथियार परीक्षणों ने वैश्विक और क्षेत्रीय संदूषण की विरासत छोड़ी है। इन परीक्षण स्थलों के आसपास रहने वाले लोग कैंसर, मृत बच्चे के जन्म, गर्भपात और अन्य स्वास्थ्य प्रभावों से पीड़ित हुए हैं और आज भी पीड़ित हैं। संदूषण के कारण कई लोगों को अपने घर या द्वीप छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। चिंतन और कार्रवाई 28.4 परमाणु परीक्षणों से मानवता और वैश्विक पर्यावरण को क्या संभावित खतरे उत्पन्न हो सकते हैं। चिंतन और कार्रवाई 28.4 मानवता और वैश्विक पर्यावरण पर परमाणु परीक्षणों के संभावित खतरे। वैश्विक सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता के क्षेत्र में परमाणु परीक्षणों का मुद्दा बड़ा मंडरा रहा है, जिससे मानवता और ग्रह के भविष्य पर अनिश्चितता की छाया पड़ रही है। परमाणु उपकरणों का विस्फोट, चाहे परीक्षण उद्देश्यों के लिए या संघर्ष परिदृश्यों में, बहुआयामी खतरे पैदा करता है जो तत्काल विस्फोट त्रिज्या से कहीं अधिक तक फैलता है। इस प्रतिबिंब में हम परमाणु परीक्षण के गहन प्रभावों पर प्रकाश डालते हैं, मानव स्वास्थ्य, पर्यावरणीय अखंडता, भूराजनीतिक स्थिरता और इन खतरों को कम करने के लिए सामूहिक कार्रवाई की अनिवार्यता पर इसके प्रभावों की खोज करते हैं। एक मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। परमाणु परीक्षणों का मानव स्वास्थ्य पर अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों तरह से गंभीर परिणाम होता है। प्रारंभिक विस्फोट से वायुमंडल में रेडियोधर्मी पदार्थों की एक विशाल श्रृंखला निकलती है, जो हवा, मिट्टी और जल संसाधनों को प्रदूषित करती है। ये रेडियोधर्मी आइसोटोप, जैसे आयोडीन 131, सीजियम 137 और स्ट्रोंटियम 90, खाद्य श्रृंखला में घुसपैठ करते हैं, पौधों, जानवरों और अंततः मानव शरीर में जमा होते हैं। विकिरण के संपर्क में आने से प्रभावित आबादी में विभिन्न कैंसर, आनुवंशिक उत्परिवर्तन और प्रजनन संबंधी विकारों का खतरा बढ़ जाता है। हिरोशिमा और नागासाकी के कुख्यात मामले परमाणु विस्फोटों से होने वाले तत्काल और स्थायी स्वास्थ्य नुकसान की याद दिलाते हैं, जिसमें जीवित बचे लोगों को कैंसर की उच्च दर और अंतरपीढ़ीगत स्वास्थ्य प्रभावों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा परमाणु उपकरणों का भूमिगत परीक्षण अपने स्वयं के खतरों को प्रस्तुत करता है। भूमिगत विस्फोटों के कारण होने वाली भूकंपीय गड़बड़ी भूवैज्ञानिक संरचनाओं को तोड़ सकती है, जिससे आसपास के वातावरण में फंसी गैसें और रेडियोधर्मी कण निकल सकते हैं। ये गुप्त परीक्षण अक्सर व्यापक आबादी द्वारा ध्यान नहीं दिए जाते हैं, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा हो जाता है। मानव कल्याण पर परमाणु परीक्षण का संचयी प्रभाव कमजोर आबादी की सुरक्षा के लिए कड़े निरस्त्रीकरण उपायों और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय निगरानी तंत्र की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है। 2. पर्यावरणीय क्षरण। परमाणु परीक्षण के पर्यावरणीय परिणाम गहरे और व्यापक हैं, जो पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता पर एक लंबी छाया डालते हैं। प्रारंभिक विस्फोट से विनाश का महाभयंकर सामने आता है, वनस्पति भस्म हो जाती है, भूदृश्य बदल जाते हैं और सदमे की लहरें उत्पन्न होती हैं, जो विशाल विस्तार में गूंजती हैं। परमाणु विस्फोटों से वायुमंडलीय गिरावट से अम्लीय वर्षा होती है,
जल निकाय प्रदूषित होते हैं और मिट्टी की उर्वरता नष्ट होती है। रेडियोधर्मी आइसोटोप भूजल भंडार में रिसते हैं, जिससे वे मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त हो जाते हैं और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को खतरे में डालते हैं। इसके अलावा रेडियोधर्मी संदूषकों की निरंतरता समय के साथ पारिस्थितिक क्षरण को बढ़ाती है, प्रभावित आवासों की बहाली में बाधा डालती है और नाजुक पारिस्थितिक संतुलन को बाधित करती है। समुद्री पर्यावरण पर परमाणु परीक्षण का अनुपातहीन बोझ पड़ता है, जिसमें कई पानी के नीचे विस्फोटों से रेडियोधर्मी मलबा महासागरों और समुद्रों में फैल जाता है। उदाहरण के लिए, प्रशांत द्वीप समूह की मूंगा चट्टानों को दशकों के परमाणु प्रयोग से अपूरणीय क्षति हुई है, जिससे तटीय समुदायों की आजीविका खतरे में पड़ गई है और समुद्री जैव विविधता खतरे में पड़ गई है। 3. भूराजनीतिक अस्थिरता। परमाणु परीक्षण न केवल मानव स्वास्थ्य और पर्यावरणीय अखंडता को खतरे में डालते हैं, बल्कि भूराजनीतिक तनाव को भी बढ़ावा देते हैं और अंतर्राष्ट्रीय अस्थिरता को बढ़ाते हैं। राष्ट्र राज्यों द्वारा परमाणु क्षमताओं की खोज एक खतरनाक हथियारों की होड़ को जन्म देती है, जो अस्थिरता, अविश्वास और पारस्परिक रूप से सुनिश्चित विनाश के खतरे की विशेषता है। परमाणु उपकरणों का विस्फोट सैन्य कौशल के एक शक्तिशाली प्रदर्शन के रूप में कार्य करता है, क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता को बढ़ाता है और संघर्षों को तबाही के कगार पर पहुंचाता है। इसके अलावा परमाणु हथियारों का प्रसार वैश्विक अप्रसार प्रयासों को कमजोर करता है और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के तानेबाने को नष्ट कर देता है। परमाणु प्रौद्योगिकी तक पहुंच रखने वाले दुष्ट राज्यों और गैरराज्य अभिनेताओं का उद्भव, प्रतिरोध और रक्षा की पारंपरिक सीमाओं को पार करते हुए वैश्विक सुरक्षा के लिए एक संभावित खतरा पैदा करता है। तेजी से परस्पर जुड़ी हुई दुनिया में परमाणु आतंकवाद का खतरा मंडरा रहा है, जहां विखंडनीय सामग्री का प्रसार और जानकारी का प्रसार परमाणु सुविधाओं को तोड़-फोड़ और घुसपैठ के प्रति संवेदनशील बना देता है। 4. सामूहिक कार्रवाई के लिए अनिवार्य। इन अस्तित्वगत खतरों के सामने परमाणु परीक्षण के खतरों को कम करने और अधिक सुरक्षित और टिकाऊ भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने के लिए ठोस कार्रवाई अनिवार्य है। बहुपक्षीय निरस्त्रीकरण समझौते, जैसे परमाणु हथियारों के अप्रसार पर संधि (NPT) और व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (CTBT), सामूहिक कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं। हालांकि इन संधियों को अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने के लिए सार्वभौमिक पालन और मजबूत प्रवर्तन तंत्र की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त परमाणु प्रसार और परमाणु मुक्त दुनिया की ओर संक्रमण के कारकों को कम करने के लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों और निरस्त्रीकरण सत्यापन प्रौद्योगिकियों में निवेश आवश्यक है। परमाणु शस्त्र राज्यों के बीच राजनयिक जुड़ाव और बातचीत तनाव को कम करने और आपसी विश्वास का निर्माण करने, निरस्त्रीकरण और संघर्ष समाधान के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने के लिए सर्वोपरि है। नागरिक समाज परमाणु निरस्त्रीकरण की वकालत करने और सरकारों को शांति और सुरक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धताओं के लिए जवाबदेह बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निष्कर्षतः मानवता और वैश्विक पर्यावरण के लिए परमाणु परीक्षण से उत्पन्न खतरे कई गुना और दूरगामी हैं, जिनमें स्वास्थ्य जोखिम, पर्यावरणीय गिरावट, भूराजनीतिक अस्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का क्षरण शामिल हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई, राजनीतिक इच्छाशक्ति और शांति, निरस्त्रीकरण और सतत विकास के सिद्धांतों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। राष्ट्रीय हितों से ऊपर उठकर और परमाणु मुक्त दुनिया का साझा दृष्टिकोण बनाकर हम पृथ्वी पर जीवन के नाजुक तानेबाने को संरक्षित करते हुए वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों की भलाई की रक्षा कर सकते हैं। ग्रीन पीस मूवमेंट एक ऐसा संगठन है जो दुनिया भर में अपने अनूठे तरीकों के लिए जाना जाता है, जिसका उद्देश्य पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र में गिरावट की ओर ध्यान आकर्षित करना है। अनिवार्य रूप से ग्रीन पीस एक अलार्म की तरह काम करता है,
जो वैश्विक स्तर पर लोगों को हमारे ग्रह के सामने आने वाली गंभीर समस्याओं के प्रति सचेत करता है और इन मुद्दों की प्रकृति को स्पष्ट करता है। इसके कार्य पर्यावरणीय चिंताओं और सतत विकास को सबसे आगे लाते हैं। कई विकसित राष्ट्र अब अपनी आर्थिक और राजनीतिक रणनीतियों में पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देते हैं। सरकारें, उद्योग, पेशेवर समूह, संघ और कार्यस्थल सभी पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ प्रथाओं को लागू करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई संरक्षण फाउंडेशन 1994। ग्रीनपीस के पास इन समस्याओं के सभी उत्तर नहीं हैं और वह अकेले इन्हें हल करने में सक्षम नहीं है। इन मुद्दों को ठीक करने के लिए सरकारों, कंपनियों, सार्वजनिक समूहों और पर्यावरणविदों की टीम वर्क की आवश्यकता है। कई विकासशील देश पहले से ही ऐसे समाधानों पर काम कर रहे हैं जो नौकरियों और पर्यावरण दोनों को प्रभावित करते हैं। वे हरित नौकरियों को बढ़ावा दे रहे हैं जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। आइए इस बारे में और जानें कि हरित नौकरियां क्या हैं और पर्यावरण की मदद करने वाली नौकरियां पैदा करने के अन्य तरीके क्या हैं। हरित नौकरियां 1990 के दशक में विकसित देश दुनिया भर में बिगड़ते पर्यावरण और अस्थिर विकास प्रथाओं के बारे में चिंतित हो गए। उनमें से कुछ ने इसे संबोधित करने के लिए नीतियां बनाना शुरू कर दिया। नॉर्वे, नीदरलैंड, यूरोपीय आयोग और जापान जैसे देशों ने अपनी नीतियों में पर्यावरण को प्राथमिकता देने के लिए रणनीतिक योजनाएं बनाईं। उन्होंने एक नए विकास मॉडल पर जोर दिया जो अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी के बीच संबंधों को नकारात्मक के बजाय सकारात्मक बना देगा। इसकी कुंजी स्वच्छ प्रौद्योगिकी का एक नया आधार तैयार करना था। उदाहरण के लिए, पश्चिम जर्मनी ने अपने जंगलों को अम्लीय वर्षा से बचाने के लिए 10 वर्षों में बिजली संयंत्र उत्सर्जन में 90% की कटौती करने के लिए कड़े कदम उठाए। आर्थिक विकास में बाधा डालने के बजाय हरित ऊर्जा की ओर इस बदलाव ने वास्तव में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया। कई विकसित देशों में आर्थिक विकास के बावजूद बेरोजगारी बढ़ती रही। हालांकि पर्यावरण की रक्षा के लिए कार्यक्रम स्थापित किए गए और कानून पारित किए गए, फिर भी हालात बदतर होते जा रहे थे। इसलिए पर्यावरण की मदद के साथ साथ अधिक नौकरियां पैदा करने के तरीके खोजने के प्रयास किए गए। यह पाया गया कि कुछ नीतियां कुछ क्षेत्रों में नौकरियां कम कर सकती हैं, लेकिन दूसरों में अधिक नौकरियां पैदा कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, परमाणु ऊर्जा के बजाय नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करना, पानी की मांग का प्रबंधन करना, बड़े बांध परियोजनाओं के बजाय पानी की मरम्मत और कुशलतापूर्वक उपयोग करना, कारों पर निर्भर रहने के बजाय सार्वजनिक परिवहन में सुधार करना, कचरे को डंप करने के बजाय रिसाइक्लिंग करना और बहुत कुछ। आग को रोकने के लिए वानिकी, प्राकृतिक पार्कों की निगरानी जैसे अन्य उपाय भी हैं। लंबी अवधि में टिकाऊ माने जाने के लिए किसी नौकरी या उद्योग को पर्यावरण पर इसके नकारात्मक प्रभाव को कम करना होगा। पर्यावरण क्षेत्र में ऐसे व्यवसाय शामिल हैं जो इन प्रभावों को सीमित करने के लिए काम करते हैं, जैसा कि 1992 में सारा ब्लोस्टीन द्वारा वर्णित है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने पर्यावरण उद्योग के भीतर 9 मुख्य उपक्षेत्रों की पहचान की है। स्पेन में 1990 के दशक से पवन ऊर्जा के उपयोग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। स्थापित पवन ऊर्जा की मात्रा 1991 में 8 मेगावाट और 1994 में 75 मेगावाट से बढ़कर 1998 में लगभग 400 मेगावाट हो गई। 2000 के अंत तक यह 1400 मेगावाट तक पहुंच गई। स्पेनिश उद्योग और ऊर्जा विभाग के अनुसार पवन ऊर्जा में यह वृद्धि संभावित रूप से लगभग 200,000 नौकरियां पैदा कर सकती है। अध्ययनों से पता चलता है कि पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत पारंपरिक और प्रदूषणकारी ऊर्जा स्रोतों की तुलना में उत्पादित बिजली की प्रति यूनिट अधिक नौकरियां पैदा करते हैं। हालांकि
यदि पवन टरबाइनों का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाए तो यह अंतर कम हो सकता है। विश्व स्तर पर स्वच्छ ऊर्जा स्रोत के रूप में पवन ऊर्जा की काफी संभावनाएं हैं। दुनिया भर के अध्ययनों से पता चला है कि ऊर्जा दक्षता सेवाओं और नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करने से पारंपरिक ऊर्जा तरीकों की तुलना में अधिक नौकरियां पैदा हो सकती हैं। ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा में नौकरियां विनिर्माण और सेवाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों को कवर करती हैं और पेशेवर से लेकर अकुशल तक विभिन्न कौशल स्तरों की आवश्यकता होती है। इन नौकरियों में ऊर्जा ऑडिटिंग, अनुसंधान, विकास, उत्पाद डिजाइन, विनिर्माण, विपणन, बिक्री, परिवहन, स्थापना, रखरखाव, शिक्षा और प्रशिक्षण जैसे कार्य शामिल हैं। पवन, सौर तापीय बिजली, बायोगैस, लकड़ी, शराब, सौर भवन और दिन के उजाले जैसे नवीकरणीय ऊर्जा विकल्प भी रोजगार के अवसर पैदा करते हैं। पर्यावरण क्षेत्र में अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छ उत्पादन भी तेजी से बढ़ते उद्योग हैं। चिंतन और क्रिया 28.5 हरित नौकरियों से आपने क्या समझा? किसी भी क्षेत्र में नौकरी के अवसरों का पता लगाएं जो पर्यावरण पुनर्जनन में मदद कर सकते हैं। शीर्षक: हरित नौकरियां, पर्यावरणीय पुनर्जनन को उत्प्रेरित करना। हाल के वर्षों में हरित नौकरियों की अवधारणा ने महत्वपूर्ण गति प्राप्त की है क्योंकि दुनिया भर के समाज पर्यावरणीय स्थिरता की तात्कालिकता से जूझ रहे हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू में एक छात्र के रूप में मैंने हरित नौकरियों की जटिल टेपेस्ट्री में गहराई से प्रवेश किया है और उन्हें न केवल रोजगार के साधन के रूप में बल्कि पर्यावरण उत्थान में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में समझा है। हरित नौकरियां संक्षेप में उन भूमिकाओं और व्यवसायों को समाहित करती हैं जो पर्यावरणीय गुणवत्ता को संरक्षित करने या बहाल करने के लिए तैयार हैं। वे केवल आर्थिक गतिविधि के बारे में नहीं हैं, वे सतत विकास की दिशा में एक आदर्श बदलाव का संकेत देते हैं, जहां पारिस्थितिक विचारों को कार्यबल के ढांचे में एकीकृत किया जाता है। हरित नौकरियों के सार को समझने के लिए उन क्षेत्रों की सूक्ष्म जांच की आवश्यकता है जहां ये अवसर उभरते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा से लेकर संरक्षण, टिकाऊ कृषि से लेकर अपशिष्ट प्रबंधन तक हरित नौकरियों का स्पेक्ट्रम विविध और व्यापक है। आइए विभिन्न क्षेत्रों में एक यात्रा शुरू करें, नौकरी के अवसरों की खोज करें जो पर्यावरणीय पुनर्जनन को उत्प्रेरित करने की क्षमता रखते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र हरित नौकरियों के लिए सबसे प्रमुख क्षेत्रों में से एक नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र है। जीवाश्म ईंधन से दूर जाने की अनिवार्यता के साथ सौर, पवन, पनबिजली और बायोमास ऊर्जा की मांग में वृद्धि देखी गई है। सौर फोटोवोल्टिक इंस्टॉलर, पवन टरबाइन तकनीशियन और जलविद्युत संयंत्र संचालक व्यवसायों के कुछ उदाहरण हैं जो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन को कम करने में सीधे योगदान देते हैं। सतत परिवहन वैश्विक स्तर पर कार्बन उत्सर्जन में परिवहन क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। इस क्षेत्र में हरित नौकरियां सार्वजनिक पारगमन, साइकिलिंग, बुनियादी ढांचे और इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी जैसे परिवहन के स्थायी तरीकों को बढ़ावा देने पर केंद्रित हैं। नौकरियों में ईवी तकनीशियनों और चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने वालों से लेकर बाइकनुकूल शहरों को डिजाइन करने वाले शहरी योजनाकारों तक शामिल हैं, जिनका उद्देश्य परिवहन प्रणालियों के कार्बन पदचिह्न को कम करना है। पर्यावरण संरक्षण और पुनर्स्थापना जैव विविधता संरक्षण और जलवायु लचीलेपन के लिए पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा और बहाली महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में हरित नौकरियों में पार्क रेंजर्स, वन्यजीव जीव विज्ञानी, पारिस्थितिक बहाली विशेषज्ञ और संरक्षण वैज्ञानिकों सहित कई प्रकार की भूमिकाएं शामिल हैं। ये पेशेवर प्राकृतिक आवासों को संरक्षित करने, बंजर भूमि को पुनर्जीवित करने और टिकाऊ भूमि प्रबंधन के लिए रणनीतियों को लागू करने की दिशा में काम करते हैं। सतत कृषि और खाद्य प्रणालियां कृषि पर्यावरणीय क्षरण में योगदानकर्ता और स्थिरता के लिए एक संभावित समाधान दोनों है।
कृषि में हरित नौकरियां उन प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित करती हैं जो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए पर्यावरणीय प्रभाव को कम करती हैं। जैविक किसान, पर्माकल्चर डिजाइनर और कृषि पारिस्थितिकीय सिद्धांतों को बढ़ावा देने वाले कृषि विस्तार एजेंट सभी लचीली खाद्य प्रणालियों के निर्माण के अभिन्न अंग हैं, जो मिट्टी को पुनर्जीवित करते हैं और जलवायु परिवर्तन को कम करते हैं। अपशिष्ट प्रबंधन और पुनर्चक्रण, कचरे की बढ़ती समस्या का समाधान करना पर्यावरण पुनर्जनन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। अपशिष्ट प्रबंधन में हरित नौकरियों में अपशिष्ट कटौती, पुनर्चक्रण, खाद बनाना और लैंडफिल डाइवर्जन शामिल हैं। अपशिष्ट प्रबंधन अधिकारी, रिसाइक्लिंग समन्वयक और अपशिष्ट लेखा परीक्षक परिपत्र अर्थव्यवस्था सिद्धांतों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे संसाधन की कमी और प्रदूषण को कम किया जाता है। हरित भवन और सतत डिजाइन, निर्माण उद्योग ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधनों का एक महत्वपूर्ण उपभोक्ता है। इस क्षेत्र में हरित नौकरियां ऊर्जा कुशल, संसाधन कुशल और पर्यावरण के अनुकूल इमारतों के डिजाइन, निर्माण और संचालन पर केंद्रित हैं। हरित भवन प्रथाओं में विशेषज्ञता रखने वाले आर्किटेक्ट, इंजीनियर और भवन निरीक्षक निर्मित पर्यावरण के कार्बन पदचिह्न को कम करने में योगदान देते हैं। पर्यावरण शिक्षा और वकालत, सार्वजनिक जागरूकता पैदा करना और सक्रिय कार्रवाई करना पर्यावरण पुनर्जनन के आवश्यक घटक हैं। शिक्षा और वकालत में हरित नौकरियों में पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, स्थायी व्यवहार को बढ़ावा देना और नीतिगत बदलावों की वकालत करना शामिल है। पर्यावरण शिक्षक, स्थिरता सलाहकार और जमीनी स्तर के आयोजक पर्यावरणीय प्रबंधन और सामूहिक कार्रवाई की संस्कृति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये उदाहरण विभिन्न क्षेत्रों में हरित रोजगार के अवसरों की विविधता और व्यापकता को दर्शाते हैं। हालांकि हरित नौकरियों की पूरी क्षमता को साकार करने के लिए सरकारों, व्यवसायों, शैक्षणिक संस्थानों और नागरिक समाज सहित कई हितधारकों के ठोस प्रयासों की आवश्यकता है। सरकारें एक सक्षम नीति वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जो हरित निवेश को प्रोत्साहित करती है, कौशल विकास कार्यक्रमों का समर्थन करती है और टिकाऊ प्रौद्योगिकियों में नवाचार को बढ़ावा देती है। नवीकरणीय ऊर्जा प्रोत्साहन, कार्बन मूल्य निर्धारण तंत्र और हरित खरीद मानक जैसी नीतियां जलवायु लक्ष्यों को आगे बढ़ाते हुए पर्यावरणीय क्षेत्रों में रोजगार सृजन को प्रोत्साहित कर सकती हैं। हरित अर्थव्यवस्थाओं की ओर परिवर्तन को आगे बढ़ाने में व्यवसायों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। टिकाऊ प्रथाओं को अपनाकर, स्वच्छ प्रौद्योगिकियों में निवेश करके और अपने व्यवसाय मॉडल में पर्यावरणीय विचारों को शामिल करके कंपनियां हरित उत्पादों और सेवाओं के लिए नए बाजार बना सकती हैं, जिससे इस प्रक्रिया में रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। भविष्य की हरित नौकरियों के लिए कार्यबल को तैयार करने में इग्नू जैसे शैक्षणिक संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यावरण विज्ञान, टिकाऊ कृषि और हरित व्यवसाय प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में प्रासंगिक पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण कार्यक्रम पेश करके विश्वविद्यालय छात्रों को हरित अर्थव्यवस्था में पनपने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान से लैस कर सकते हैं। नागरिक समाज संगठन और सामुदायिक समूह पर्यावरणीय न्याय की वकालत करने, नीति निर्माताओं और व्यवसायों को जवाबदेह बनाने और स्थिरता के लिए जमीनी स्तर पर पहल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सार्वजनिक समर्थन जुटाकर और सहयोग को बढ़ावा देकर नागरिक समाज हरित नौकरियों की पहल के प्रभाव को बढ़ा सकता है और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ अर्थव्यवस्थाओं में समावेशी, न्यायसंगत बदलाव को बढ़ावा दे सकता है। निष्कर्षतः, हरित नौकरियां न केवल रोजगार के स्रोत के रूप में बल्कि पर्यावरणीय पुनर्जनन के उत्प्रेरक के रूप में भी अपार संभावनाएं रखती हैं। नवाचार, उद्यमशीलता और सामूहिक कार्रवाई की शक्ति का उपयोग करके हम एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां आर्थिक समृद्धि पर्यावरणीय स्थिरता के साथ साथ चलती है। इग्नू के छात्रों के रूप में
हमारे पास इस परिवर्तनकारी एजेंडे में योगदान करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अधिक टिकाऊ दुनिया को आकार देने का एक अनूठा अवसर है। निष्कर्ष। ग्रीन पीस के लिए मुख्य चिंता जलवायु परिवर्तन है। उनका मानना है कि यह व्हेल, मूंगा चट्टान और ध्रुवीय भालू सहित कई जानवरों और पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंचाएगा। पूरे जंगल खत्म हो जाएंगे और सैकड़ों हजारों प्रजातियां खत्म हो जाएंगी। जलवायु परिवर्तन से लोगों और समुदायों को भी नुकसान होगा, विशेषकर सबसे गरीब लोगों को। ग्रीन पीस इस पर लोगों को जलवायु को स्थिर रखने और जलवायु को प्रभावित करने वाली सरकारी नीतियों को प्रभावित करने के महत्व के बारे में शिक्षित करके काम करता है। इस अनुभाग में हमने सीखा कि ग्रीन पीस आंदोलन कैसे शुरू हुआ और वे क्या करते हैं। हमने सतत विकास के लिए ग्रीन पीस विरोध के उदाहरण भी देखे हैं। इसके अतिरिक्त हमने हरित नौकरियों पर चर्चा की है, जो ऐसे क्षेत्रों में नौकरी के अवसर हैं जो पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देते हैं और पर्यावरण को पुनर्जीवित करने में मदद करते हैं।